हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी प्यारे बच्चों। आज हम पढ़ने वाले हैं एक शानदार सा टॉपिक। और आप जानते हैं जैसे कि हमारी श्रृंखला चल रही है 10 मिनट शो के अंतर्गत हम कुछ ऐसी चीज़ों को पढ़ते हैं जो आपके परीक्षा के लिहाज से और आपकी जानकारी के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो आज का टॉपिक संविधान संशोधन को लेकर है। भारतीय संविधान में अगर प्रश्न बनता है तो यह एक ऐसा टॉपिक है जहां से अक्सर परीक्षा में प्रश्न पूछ लेता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के शानदार से सेशन को। प्यारे दोस्तों, हम इसकी बारियों को समझने का प्रयत्न करेंगे। जब भी हम संविधान संशोधन की बात करते हैं, आपसे पूछ सकता है कि भारतीय संविधान के अंदर संविधान संशोधन का प्रावधान कहां पर मिलता है। तो भारतीय संविधान के भाग 20 में और आर्टिकल जो आपका अनुच्छेद है 368 में आपको संविधान संशोधन के बारे में प्रावधान मिलता है। आप जब भी संविधान संशोधन की बात करेंगे तो यह प्रावधान हमने कहां से लिया बच्चों? यह प्रावधान हमने दक्षिण अफ्रीका से ग्रहण किया है। और आप जान पाओगे कि संविधान में संशोधन करने की शक्ति संसद के पास होती है। संसद ही संविधान में संशोधन कर सकती है। आप जानते हैं बेटा कि हमारा जो संविधान है वो क्या है? अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है। इसका कारण क्या है? अंशतः कठोर क्यों है? क्योंकि इसमें संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया कुछ मायनों में कठिन है। वहीं लचीला क्यों है? कि यहां पर आपको फंडामेंटल राइट्स भी दिए गए हैं। तो ऐसी चीजों को आप समझ पाएंगे। बात करें बच्चों कि संविधान में संशोधन करने की जो प्रक्रिया है वो किसके पास होती है? तो संविधान में संशोधन संसद कर सकती है। और संसद में ये जो प्रक्रिया है वो कई कई अलग अलग कारणों से संविधान में संशोधन हो सकता है। जैसे बात करें, पहला जो है वो साधारण बहुमत के द्वारा। साधारण बहुमत के माध्यम से भी भारतीय संविधान में संशोधन हो सकता है, जिसके तहत संसद के उपस्थित तथा मतदान करने वाले आधे से अधिक सदस्यों के द्वारा भी संविधान में संशोधन हो सकता है। लेकिन ऐसा संशोधन कभी भी आर्टिकल 368 के अंतर्गत नहीं आता है। ऐसे संशोधन को हम कभी भी आर्टिकल 368 में नहीं रख सकते हैं। जैसे आप जानते हैं बेटा, जैसे राज्य की सीमाओं में परिवर्तन करना, उसके नाम में परिवर्तन करना, या कई राज्यों के क्षेत्रों काटकर एक नया राज्य बना देना, इसके लिए आर्टिकल 368 की आवश्यकता नहीं है। बात करते हैं विशेष बहुमत। संसद में उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत के द्वारा क्या होता है? ऐसे संविधान में संशोधन होता है जिसे हम विशेष बहुमत बोलते हैं। संविधान के मूल ढांचे में परिवर्तन इसी प्रकार के बहुमत से हो सकता है, इसी प्रकार के विशेष बहुमत से। जब हमें संविधान का जो ढांचा है, मूल ढांचा है, उसमें संशोधन करना होता है तो हमें विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। वहीं बात करें विशेष बहुमत तथा आधे से अधिक राज्यों के विधानसभाओं के द्वारा अनुमति देना, ये एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया है, जिसके तहत क्या होता है कि जो संसद होती है, संसद में तो आपको विशेष बहुमत चाहिए ही चाहिए, साथ ही साथ राज्यों की जो विधानसभाएं होती हैं वहां का भी आपको क्या होना चाहिए? कम से कम आधे से ज्यादा राज्यों ने अपनी अनुमति दे दी हो। ऐसे संशोधन क्या होते हैं? जीएसटी से सम्मानित होते हैं। आप जान पाओगे बच्चों कि 3 प्रकार की प्रक्रियाएं हैं जिसके तहत संविधान में संशोधन हो सकता है। हम बारी बारी से बात करते हैं कौन सा संविधान संशोधन कब हुआ। और हाँ, ध्यान रखिएगा, इंपोर्टेंट संविधान संशोधनों पर चर्चा करेंगे। बात करें पहला संविधान संशोधन, तो पहला संविधान संशोधन संविधान लागू होने के अगले वर्ष ही हो गया था। बात करें बेटा, ये 1951 में हुआ है। इसमें 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, जिसमें भूमि सुधार है और न्यायिक समीक्षा से संबंधित विषयों के बारे में बात करी गई है। आपसे पूछ सकता है कि भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची में क्या है? तो लैंड रिफॉर्म है, भूमि सुधार है, वहीं न्यायिक समीक्षा से संबंधित विषय हैं। इसमें कहा जाता है कि अगर कोई ऐसा विषय है जिसको अनुसूची 9 में शामिल कर दिया जाता है तो उसका न्यायिक पुनरावलोकन नहीं हो सकता है। यदि ऐसा कोई विषय जिसको अनुसूची 9 में शामिल कर दिया जाता है उसका न्यायिक पुनरावलोकन नहीं हो सकता है। बात करें बच्चों 7वां संविधान संशोधन, बहुत ही इंपॉर्टेंट संविधान संशोधन है। इस 7वें संविधान संशोधन के तहत आप जान पाओगे बच्चों कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया था। आप यहां पर एक बात और समझ लीजिएगा कि भाषा के आधार पर पहला पुनर्गठित राज्य कौन सा है? वो है आपका आंध्र प्रदेश, जिसका गठन मद्रास से किया गया था तेलुगु भाषा के आधार पर। जैसे ही इसका गठन होता है आप इस बात को जान पाएंगे सर, पूरे भारत से मांग उठने लगती है कि राज्यों का गठन भाषा के आधार पर होना चाहिए। तो 1953 में फजल अली आयोग का गठन किया जाता है, जिसकी रिपोर्ट के अनुसार 1956 में भारतीय संविधान में 7वां संविधान संशोधन हुआ और उसमें कहा गया कि राज्यों का जो गठन होगा वो भाषा के आधार पर तो होगा, लेकिन एक भाषा एक राज्य के सिद्धांत को इसने भी स्वीकार नहीं किया है। आप जान पाइएगा बच्चों, इसके अंतर्गत 6 संघ शासित प्रदेश और 14 राज्यों का गठन किया गया था। अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो 31वां संविधान संशोधन, 31वें संविधान संशोधन के बारे में बात करें तो आप जानोगे बच्चों 1972 में हुआ था। लोकसभा की सीटों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई थी। याद रखना है आपको। भारतीय संविधान के अंदर एक बहुत ही महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है जिसको हम
42वां संविधान संशोधन कहते हैं। 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, क्योंकि भारत के संविधान में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आपको इस संविधान संशोधन के तहत देखने को मिलेगा। हम बात कर लेते हैं इसमें कौन कौन से ऐसे बिंदु हैं जो इंपोर्टेंट हो सकते हैं। 42वें संविधान संशोधन की चर्चा करें बच्चों, तो इसमें आपका प्रस्तावना में संशोधन हुआ। प्रस्तावना में अब तक एक बार संशोधन हुआ है, वो भी 42वें संविधान संशोधन के तहत। इस प्रस्तावना में जब यह संशोधन हुआ तो 3 प्रकार के शब्द जोड़े गए, जिसके तहत समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता जैसे शब्दों की बात की जाती है। वहीं हम बात करें मूल अधिकारों में संशोधन हुआ है, वहीं बात करें डीपीएसपी भी आपको यहां पर विभिन्न प्रकार के संशोधन देखने को मिलते हैं। बात करें बेटा तो मूल कर्तव्यों में भी आपको यहां संशोधन देखने को मिलता है। इसमें 42वें संविधान संशोधन के तहत भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। आप देख पाओगे कि आपके मूल कर्तव्य हैं वो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर जोड़े गए हैं। ध्यान रखना बच्चों, भारतीय संविधान में आर्टिकल 51A और भाग 4 का जोड़ा गया था या 4A जोड़ा गया था, जिसको हमने रसिया से ग्रहण किया है। तो मूल कर्तव्य भी इसी संविधान संशोधन के तहत जोड़े जाते हैं। लोकसभा तथा राज्यों की विधानसभाओं की अवधि 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दी गई थी, वो इसी संविधान संशोधन के तहत। अगले संविधान संशोधन पर आते हैं, आपको ध्यान रखना है 44वां संविधान संशोधन। 44वां संविधान संशोधन क्या कहता है? इसमें मूल अधिकारों में पहले संपत्ति का अधिकार शामिल था। 44वें संविधान संशोधन आपको ध्यान रखना बेटा कि इसमें मूल अधिकारों में पहले संपत्ति का अधिकार शामिल था। 44वें संविधान संशोधन के तहत 1948 में संपत्ति के अधिकार को समाप्त करके इसको कानूनी अधिकार बना दिया गया था। आपको याद रखना है सर ये कहां पर था, तो आर्टिकल 19 फर्स्ट ए में था, आर्टिकल 19 फर्स्ट च में था और आर्टिकल 31 में आपका संपत्ति का अधिकार था। वर्तमान में से भारतीय संविधान के भाग 12 के आर्टिकल 300 क में रखा गया है, जो कि अब कानूनी या विधिक अधिकार है। हमें दूसरा संशोधन क्या देखने को मिलता है कि अब क्या हुआ, जिस प्रकार से 42वें संविधान संशोधन के तहत लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं की अवधि को 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया था, 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दी गई थी। इस संविधान संशोधन के तहत पुनः 5 वर्ष कर दी जाती है, यानी लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं की अवधि पुनः 5 वर्ष कर दी गई। ये आपको याद रखना पड़ेगा। आर्टिकल 352 में आपातकाल की शर्त आंतरिक अशांति के स्थान पर क्या किया गया? सशस्त्र विद्रोह का प्रयोग किया गया है। याद रखिएगा, पहले आपातकाल लगाने के लिए, राष्ट्रीय आपातकाल लगाने के लिए आंतरिक अशांति का प्रयोग किया जाता था, लेकिन अब यहां पर बेटा आंतरिक अशांति के आधार के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह इसी संविधान संशोधन के तहत किया गया है। आपको याद रखना पड़ेगा। अगले हम संविधान संशोधन पर चर्चा करें तो 52वां संविधान संशोधन है, जिसके तहत 1985 में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, जिसमें दल बदल से संबंधित कानून बताए गए हैं। दल बदल से संबंधित कानूनों की चर्चा करती है। वहीं आपका 61वां संविधान संशोधन है, जो आपसे मतदाता की आयु के बारे में बात करता है। आप जानते रहिएगा बेटा कि 1989 से पहले, 1989 से पहले जो वोटर था, जो मतदाता था, उसकी आयु 21 वर्ष रहा करती थी। इसी संविधान संशोधन के तहत मतदाता की आयु को घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया था। तो आपसे पूछ सकता है कि किस संविधान संशोधन के तहत मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई है? तो 61वां संविधान संशोधन है। हम चर्चा कर लेते हैं 73वें संविधान संशोधन को लेकर। भारतीय संविधान के आर्टिकल 40 में कहा गया है कि राज्यों में क्या होना चाहिए? ग्राम पंचायतों का गठन होना चाहिए, और ग्राम पंचायतों गठन की जो मूलभूत अवधारणा है उसको साकार करने के लिए, उसको धरा पर लाने के लिए 73वां संविधान संशोधन किया गया था, जिसके तहत 1992 में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसमें पंचायतों का उल्लेख मिलता है। हमारे संविधान में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की कल्पना की गई है। पंचायतों में महिलाओं को 1/3 आरक्षण का भी प्रावधान किया गया है, जिससे देश में महिलाओं को एक बेहतर स्थायित्व दिया जा सके। महिलाओं की भागीदारी राजनीति में बढ़ाने के लिए कहा गया है कि पंचायतों में महिलाओं को 1/3 आरक्षण दिया जाएगा। बात कर लेते हैं 74वें संविधान संशोधन की, तो जहां 73वां संविधान संशोधन पंचायतों की बात करता है, ग्रामीण सुशासन की बात करता है, वहीं 74वां संविधान संशोधन आपसे शहरी सुशासन की बात करता है, शहरों में चुनावों की बात करता है। तो यह भी 1992 में हुआ है। 12वीं अनुसूची इसके तहत जोड़ी गई थी। आप देख पाओगे सर इसमें क्या है, इसमें नगरीय सुशासन की बात करी गई है, और नगरीय सुशासन के तत्वों के रूप में आप नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत को देखते हैं। ये आपको डिटेल्ड एनालिसिस कराया जाएगा। अगर आप हमारा बैच परचेस कर लेते हैं तो आप बेहतर ढंग से इन चीजों को समझ पाएंगे। बात करें 86वें संविधान संशोधन के द्वारा, तो 86वां संविधान संशोधन 2002 में होता है। मूल अधिकारों के अंतर्गत इसमें आप देख पाओगे कि सर आर्टिकल 21A जोड़ा गया।
आर्टिकल 21A कहता है कि हम क्या करेंगे, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देंगे, जो कि शिक्षा के अधिकार की बात करता है, जो कि राइट टू एजुकेशन की बात करता है। तो राइट टू एजुकेशन, पहले शिक्षा का जो अधिकार था मूल अधिकार नहीं था, 86वें संविधान संशोधन के तहत इसे मूल अधिकार बनाया गया। वहीं हम बात करें तो 86वें संविधान संशोधन के तहत मूल कर्तव्यों में 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया, और 11वें मूल कर्तव्य में कहा गया था कि जिस प्रकार से हम आर्टिकल 21A में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देंगे, उसी प्रकार से माता पिता और अभिभावकों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, माता पिता और अभिभावकों की जिम्मेदारी है कि वे अपने 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराएं। शिक्षा के जब वो अवसर उपलब्ध कराएंगे, जब एक बच्चा स्कूल आ पाएगा, तभी हम उनको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दे पाएंगे। बात करते हैं बच्चों अगले प्रश्न पर, तो 91वां संविधान संशोधन 2003 में होता है। इसके अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए। केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों में कहा गया कि केंद्र और राज्य में मंत्री परिषद की संख्या, जो मंत्री परिषद में मंत्री होते हैं, उनकी संख्या प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को संभालकर, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को मिलाकर 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसके पीछे का एक कारण क्या था कि इस समय का ये एक ऐसा दौर था जब कोई भी सरकारें, चाहे वो केंद्र में हो चाहे वो राज्य में हो, स्पष्ट बहुमत से नहीं आ रही थी। तो कई दल मिलकर कई दल गठबंधन करके सरकार बनाते थे, और गठबंधन करने के बाद हर एक दल अपने अपने लिए मंत्रालय की मांग करता था। जब मंत्रालय की मांग की जाती थी तो भारत सरकार पर उससे भार बढ़ता था, क्योंकि जब मंत्री ज्यादा होंगे तो उनको मंत्रालय अलग अलग दिए जाएंगे, जिससे आर्थिक बोझ भी राजनीतिक व्यवस्था पर बढ़ता जा रहा था। इसके लिए 91वां संविधान संशोधन किया गया था, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। अगले संविधान संशोधन की बात करें तो 100वां संविधान संशोधन, ये 2015 में किया गया था। इसमें कहा गया था कि हम क्या करने वाले हैं, हम जो भी हमने 1974 में बांग्लादेश और भारत के बीच में जिस भूमि बंटवारे को लेकर जो प्रस्ताव पारित किए गए थे, हम क्या करेंगे, हम उन दस्तावेजों का आदान प्रदान किया जाएगा। उन दस्तावेजों का क्या किया जाएगा, आदान प्रदान किया जाएगा। आप जानते हैं 1974 में भारत और बांग्लादेश के द्वारा बड़ा क्या किया गया था, भूमि समझौता किया गया था। और आप जान लीजिएगा कि ये आपका बांग्लादेश है, आपको ध्यान रखना है। 100वां संविधान संशोधन कहता है कि अब क्या किया जाएगा, जो दस्तावेज उस समय तैयार किए गए थे उनका आदान प्रदान किया जाएगा। बात कर लेते हैं 101वां संविधान संशोधन, बहुत ही महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है, जिसको 2016 में किया गया था। इसके तहत 101वें संविधान संशोधन के लिए आपसे पूछ सकता है कौन सा संविधान संशोधन विधेयक लाया गया था, तो 122वां संविधान संशोधन विधेयक लाया गया था। आप देख पाओगे बेटा कि इसमें क्या किया गया था, इसमें जीएसटी को जोड़ा गया है, यानी जीएसटी को लाने के लिए 101वां संविधान संशोधन किया गया है, और जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर के रूप में जोड़ा गया। आप देख पाएंगे ये क्या है बेटा, एक अप्रत्यक्ष कर है। और हाँ, आज जान लीजिएगा कि इसके लिए भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में भी संशोधन किया गया है। इसके लिए भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में भी संशोधन किया गया है। आपको याद रखना है, आपसे पूछ सकता है कि जीएसटी के लिए भारतीय संविधान में कौन सा संशोधन किया गया है, तो 101वां संविधान संशोधन, जो कि 2016 में हुआ। बात कर लेते हैं 102वां संविधान संशोधन, ये होता है 2018 में। इसके लिए 123वां विधेयक लाया गया था, इसके लिए 123वां संविधान संशोधन विधेयक लाया गया था। इसमें कहा गया था किसकी बात बेटा, इसमें राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की बात करी गई थी। इसमें स्पष्ट रूप से बोल दिया गया था कि अब क्या किया जाएगा, अब पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए भी एक अलग आयोग होगा, जिसके तहत एनसीबीसी की गणना की जाती है। इसको बोलते हैं नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, यानी जो आपके अन्य पिछड़ा वर्ग में आते हैं उनको अलग से एक राष्ट्रीय आयोग का गठन किया गया। आपको ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 338B में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का प्रावधान आपको देखने को मिल जाता है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का प्रावधान आपको देखने को मिल जाता है। वही हम चर्चा करें तो आर्टिकल 338 में अनुसूचित जाति आयोग है, वहीं आर्टिकल 338A में अनुसूचित जनजाति आयोग का प्रावधान किया गया है। बात कर लेते हैं 103वें संविधान संशोधन पर। 103वां संविधान संशोधन 2019 में किया गया, जिसके लिए 124वां संविधान संशोधन विधेयक लाया गया था। बच्चों ये आपको याद रखना पड़ेगा। आप जानते हैं यह सामान्य वर्ग के ऐसे विद्यार्थियों के लिए लाया गया था जो कि आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, जो कि आर्थिक रूप से कमजोर है। तो भारतीय संविधान में एक ऐसा व्यक्ति जो सामान्य वर्ग से आता है और आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ है, उसको
हम क्या करेंगे, हम उसको शिक्षा और नौकरियों में 10% आरक्षण देने का प्रावधान करेंगे। आपको ध्यान रखना है, जिसको ईडब्ल्यूएस कहा जाता है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कहा जाता है। आप जानते हैं बच्चों, जब भी आपसे आरक्षण की बात करी जाती है तो शिक्षा और नौकरियों में जो आरक्षण की बात करी गई है वो आर्टिकल 15(6) और 16(6) जोड़े गए हैं ईडब्ल्यूएस को लेकर। भारतीय संविधान में आर्टिकल 15(6) और 16(6) जोड़े गए थे, जिसमें ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण का प्रावधान आपको देखने को मिल जाता है। बात कर लेते हैं 104वें संविधान संशोधन को लेकर। 104वां संविधान संशोधन क्या कहता है, 2019 में किया गया था। इसके लिए 126वां संविधान संशोधन विधेयक लाया गया। आप जानते हैं बच्चों, इसमें कहा गया है कि लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में क्या होता था कि एससी एसटी को के आरक्षण को क्या कर दिया गया है, अब 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। जो एससी एसटी का आरक्षण है इसको अब 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। 2030 तक ये जो आरक्षण वो सेम ऐसा ही बना रहेगा, 2029 तक बना रहेगा। 2029 में फिर दोबारा से ऐसा संविधान में संशोधन किया जाएगा। दूसरा क्या किया गया, एंग्लो इंडियंस को लेकर। पहले क्या होता था, लोकसभा में राष्ट्रपति 2 आंग्ल भारतीय लोगों को मनोनीत करते थे, वहीं राज्यों की विधानसभाओं में राज्यपाल एक व्यक्ति जो कि एंग्लो इंडियन होता था उसको मनोनीत किया जाता था, उनका प्रतिनिधित्व न होने की स्थिति में। लेकिन 104वें संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में एंग्लो इंडियन के मनोनयन को अब समाप्त कर दिया गया है। अब किसी प्रकार का कोई भी एंग्लो इंडियन का मनोनयन भारत के लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में नहीं किया जाएगा। बात करते हैं 105वें संविधान संशोधन के बारे में। 105वां संविधान संशोधन 2021 में हुआ है, जिसके लिए 127वां संविधान संशोधन विधेयक आपको देखने को मिल जाता है। ये किससे सम्मिलित है, इसमें कहा गया है कि जो राज्य है वो अपने यहां ओबीसी की सूची बना सकते हैं, तो राज्यों को ओबीसी सूची बनाने का अधिकार दिया गया है। प्यारे दोस्तों, प्यारे बच्चों, अगर आपको आज की क्लास बहुत अच्छी लगी है तो इसको बहुत प्यार दीजिएगा, बहुत शेयर करिएगा, क्योंकि ये टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। आपको कम समय में पूरी जानकारी दी जा रही है। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।